जसपिंदर जी। जैसा कि आपने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या इस फिल्म की गानों के दौरान भी तबीयत ठीक थी या नहीं थी? बिल्कुल ठीक थी। गाने से ही पता लग जाएगा आपको। जब तबीयत ठीक नहीं होती, आर्टिस्ट को ज़्यादा महसूस होता है, सुनने वाले को नहीं होता, क्योंकि सुनने वाला जो है वो उस तरह से नहीं सुनता उसको। और हम लोगों को ये पता होता है कि टेक्निकली हम लोगों की आवाज़ जो है वो लग रही है नहीं लग रही, वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। गाने जब हुए थे तो बहुत ही खूबसूरत दिन था और बहुत खूबसूरत तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड किया। गाना आप जानते ही हैं, वरीना जो फिल्म का टाइटल है वही गाना है मेरा, मेन जो गाना है टाइटल सॉन्ग। और लड़की के एक प्रथा के ऊपर है जो हिमाचल में मतलब लड़कियां कम होने की वजह से ये प्रथा चलती है, तो उसके ऊपर ही ये गाना है। और बहुत ही खूबसूरत ट्यून अरविंदर ने बनाई है। बहुत ही सुरीला म्यूज़िक डायरेक्टर, क्योंकि वो ख़ुद गाते हैं इसलिए बहुत अच्छी ट्यून धुन उन्होंने बनाई। और मेरे हिसाब से शायद इरशाद ने लिखा है ये गाना, इरशाद किया है। तो ये बहुत ही एक प्यारा गाना, और मैंने भी पूरी कोशिश और मुकम्मल अपनी स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ इस गीत को गाया है। मैम, जब भी आपको कोई गाना दिया जाता है या फिर इस फिल्म की बात, इसके टाइटल सॉन्ग की बात करें जी, तो रिहर्सल्स के अलावा कुछ होमवर्क भी आप करते हैं या कोई पर्टिकुलर? बिल्कुल। अगर हमें होमवर्क दिया जाता है, मतलब अगर हम गाना कोई भेजता है मुझे, मैं वैसे तो गाना मैं हमेशा घर मंगवा लेती हूँ, सुनती हूँ उसको, और सुनने के बाद 2-4 बार फिर वो ग्रो होता है आपके ऊपर। आप जब किसी भी गाने को सुनते हैं, आप लोग भी जब सुनते हैं, तो एकदम से कई बार धक से अच्छा लगता है, और कई बार आपको वक्त लगता है उसको मतलब पसंद करने में। तो आप एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। इसी तरह से जब हम नया गाना को इस तरह करते हैं, तो उसको हम सुनते हैं, सुनने के बाद फिर वो अपने आप हम गुनगुनाने लगते हैं। फिर जब माइक पे आते हैं तो टोटल जो है उसमें हम रम जाते हैं पूरी तरह से। और फिर जो भी आमद होती है, जो भी ईश्वर की कृपा होती है, उस वक्त फिर मैम, म्यूजिक डायरेक्टर के द्वारा जब गाना तैयार हो जाता है तो कुछ आपकी अपनी इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं जो आप डिस्कस कर पाती हैं? एब्सोल्युटली, जो इम्प्रोवाइजेशन होती है, डिस्कस नहीं, कई बार ये होता है वो चाहते हैं बिल्कुल सिंपल गा दीजिए। और कई बार अमूमन मुझे ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत कंफर्टेबल थे जब मैं गाती थी।
और आज भी जब गाती हूँ तो मुझ पर ही छोड़ देते हैं कि दीदी ये गाना आपका है, बस आप कीजिए इसे। तो जब मैं गाने लगती हूँ, जो भी इम्प्रोवाइजेशन होती है, तो मुझे बाद में हमेशा कहना अच्छा लगता है ये बात। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हर इंसान मुझे ये कहता है कि आपने हमारे गाने को जो है वो 100% से ऊपर कर दे दिया हमें, जो हमने सोचा भी नहीं था आपने गाने को उस तरह से किया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये उसकी कृपा से होती हैं। हम तो कोशिश कर सकते हैं और करने वाले तो हम कोई भी नहीं है, करने वाला तो वही ऊपर वाला है। तो इस तरह से इम्प्रोवाइजेशन होती है। गाना तैयार होने के बाद जब वो ऑन एयर हो जाता है, जब टीवी पे आता है, तो आपको लगता है कुछ आप और भी कुछ कर पाती हैं कुछ? हमेशा आज भी जो गाने गाए हुए हैं जो आप लोग सुनते हैं घर में, मैं जब भी अपने गाने को स्टेज पे गाती हूँ तो उसको बिल्कुल अलग कर देती हूँ। वो गाना ऐसा लगता है, हर बार गाती हूँ तो हर बार नया लगता है। ऐसा ही होना चाहिए। गाने की धुन को ख़राब ना करते हुए उसमें आप जो अगर अच्छा कर सकें, उसमें कुछ नवीनता ला सकें, उसको कुछ नयापन दे सकें, लोगों के कानों में जो उनको अच्छा लगे, वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए। मैम, क्योंकि आप बहुत सिलेक्टेड काम वर्क करती हैं, तो इसका क्या कारण है? मतलब गाने तो सारे मेलोडियस होते हैं, ऐसा क्यों? कुछ ही नहीं, ज़रूरी नहीं है सब मेलोडियस होते हैं। गानों में बहुत सारी, मुझे अब जैसे गाने पसंद हैं, चांस की बात है मुझे वैसे ही गाने मिले। और एक सिर्फ ट्रेंड बदल गया है अब। ऐसा नहीं कि अब वाले गाने हम नहीं गा सकते या हम नहीं गाते, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो खुद ही सोचते हैं कि ये गाना जसविंदर जी से ना ही गवाया जाए, मतलब इनसे हम और कुछ करवा सकते हैं। तो ये उनकी सोच है, मेरी नहीं। मैं तो कोई भी गाना है गाऊंगी और उसे अपने ही तरीके से गाऊंगी। जितना मुझे ईश्वर ने दिया उस हिसाब से मैं उसमें पूरी तरह से उसमें मेहनत करके उस गाने को पेश करूंगी। लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर ही सोचता है कि अगर जसविंदर जी को लाना है तो अरे ये गाना नहीं, फिर तो कोई और गाना उनसे करवाते हैं। तो ये अपनी सोच है। अब हर म्यूज़िक डायरेक्टर अपने अपने हिसाब से कंपोज करता है और उनके मन में भी एक होता है कि हमें ये वाला सिंगर इसमें चाहिए, इसमें ये आर्टिस्ट ये कर सकता है, या ये आर्टिस्ट से हम और कुछ करवाते हैं। तो ये उनकी चॉइस होती है। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई भी एक आपको कभी गाना मिला हो और आपको लगा हो कि वो आपको ऑफर हुआ हो, आपको लगा हो कि ये तो किसी और की आवाज़ में हो पाता, या आप रिकमेंड कर पाती कि उनसे गवाइए, तो ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे गाने जो हुए हैं मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ही बने थे और वो मुझे ही गाने चाहिए थे और मैंने ही गाए हैं। और जिस तरह किसी और का नवाला आप नहीं खा सकते, वैसे किसी और का गाना भी आप नहीं गा सकते। आपको गाना जो गाना है, जो ईश्वर ने आपके हिस्से में लिखा है, आपको अगर उससे नाम मिले या ना मिले, कई बार दो सिंगर एक ही गाने को गाते हैं लेकिन एक को नाम मिलता है दूसरे को नहीं मिलता है। तो ये मतलब ये ईश्वर की नीति है, ये हमारा कुछ उसमें है नहीं। ये नहीं कि हमने बहुत अच्छा गाया या उन्होंने कम अच्छा गाया, ऐसा नहीं होता। वो ये है कि बस उसकी एक कृपा है कि वो आपके हिस्से में आता है और आप ही को करना होता है, आप करते हैं उसे और आपका नाम हो जाता है। तो ये चीज़ है। मैम, हम जानते हैं क्योंकि आपका गला ठीक नहीं है, तो फिर भी हम चाहेंगे कि गा आप नहीं पाऊँगी मैं, सॉरी, मेरा गला बिल्कुल ड्राई है एंड ठंड लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो मैं तो इनफैक्ट बैठी हुई है आवाज़, लेकिन मैं फिर भी बात कर रही हूँ। इस आवाज़ पे तो हमें बात करना भी अलाउड नहीं होता। लेकिन आप गाना सुने प्लीज़, जो हमने रिकॉर्ड किया है, आपको और मज़ा आएगा क्योंकि पूरे सामान के साथ है वो गीत। और नहीं तो फिर आपसे हम म्यूज़िक डायरेक्टर साहब से कहेंगे, वो आपको सुनाएंगे वो गाना। पीछे है ना, मैं चाय बोला भाई। अच्छा, वो बाहर गया, सॉरी।
सबका इंडिविजुअल। अब आपका मैम आपका अभी बैठ नहीं करना, टाइप कर ले, बैठ हो गया वो क्या, अरे भाई हो गया, मेरे को भी लेना टाइप, टेंशन मत ले। हाँ निकलने दोगे अली बनाया है चला फिर मैं दोन पे है ना चल रही 5 मिनट थोड़ा नाइट में। अरे यार ये भी पगला गया लगता है, ये बोलो डांस कर लेता है कौन जाके डांस कर रहा है। से सामने आ जाए सर आप सर सामने सर ब्रीना एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और जिसका म्यूज़िक मैंने कंपोज किया है और इसमें बहुत अच्छे सिंगर्स ने गाया है गाना। जसपिंदर नरूला जी हैं, साधना सरगम, सुनिधि चौहान और मैंने खुद गाया इसमें। तो बड़े खूबसूरत 6 गाने हैं इसमें और अलग कलर है हिमाचल का। सर आपका पर्सनल फेवरेट? नहीं, मेरे सब फेवरेट है क्योंकि सब गाने अपने आप में एक अलग अंदाज के सॉन्ग्स हैं। कोई एक दूसरे से कोई भी मिलता नहीं, सब सिचुएशनल सॉन्ग हैं और सब बहुत मेलोडियस, बहुत खूबसूरत बने और आप खुद सुनेंगे तो आपको एक से एक बढ़कर गाना है उसमें। कोई भी मतलब मेरा फेवरेट अगर मैंने सब गानों में गाया तो मेरे को सब अच्छे लगेंगे और लगते हैं, बट मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये गाने। सर किसी भी गाने की कोई एक सिचुएशन जो आपको बेहद पसंद आई हो, कुछ शेयर करें हमसे। एक गाना जो मैंने सुनिधि के साथ गाया था वो गाना मुझे लगता है बड़ा ही खूबसूरत, एक सैड सॉन्ग है जो वो बहुत ही प्यारा है और आपको जैसे पता है इरशाद कामिल जी ने गाने लिखे हैं और हिमाचल में उस लैंग्वेज में इस तरह का म्यूज़िक इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ इस लेवल पे और मतलब मुझे लगता नहीं, अब ये पहली बार हो रहा है कि हिमाचल में उस तरह का कोई म्यूज़िक हमने रिकॉर्ड किया और सब बॉलीवुड के जितने टॉप के सिंगर्स हैं सब ने इसमें गाया है। सर पहले ट्यून्स तैयार हुई फिर उसके बाद लिरिक्स लिखे गए? नहीं, पहले लिरिक्स लिखे, पहले लिरिक्स फिर ट्यून्स। जी। सर कितना मुश्किल हो जाता है, कितना आसान होता है कि पहले लिखे लिखाए गाने पे म्यूज़िक देना या बनाना? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप सही मायने में कंपोज करना चाहते तो लिरिक्स पे ही होता है। कभी भी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि फिल्म शूट करके लोग आ जाते हैं और स्क्रिप्ट बाद में लिखी जाती है, तो स्क्रिप्ट पहले होती है। तो मेरी जो पर्सनल मेरी चॉइस है वो हमेशा लिरिक्स पहले होते हैं, उसके बाद मैं कंपोज करता हूँ क्योंकि उसी में मज़ा आता है। क्योंकि राइटर ने जो लिखा है, जो लिरिक्स लिखे हैं उनको देख के, उनको सुन के, समझ के फिर आप कंपोज करते हैं, उसमें सबकी मेहनत है। मुझे लगता है उसमें लिरिक्स राइटर की ज़्यादा मेहनत है क्योंकि उसने उस चीज़ को जन्म दिया, फिर मैंने उसको कंपोज किया। तो अगर आप ट्यून बना रहे हैं वो भी बात तो मुश्किल होती लिरिक्स राइटर का, पर मेरी जो पर्सनल चॉइस है मैंने आज तक वही गाने कंपोज किए हैं जो पहले से लिखे होते हैं, धुन बना के फिर उस पर लिखवाया। आज तक ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। अच्छा, कितना टाइम लग गया सभी गानों को लिखने बनाने में? नहीं, इनको वक्त तो लगा क्योंकि बेसिकली मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं खुद हिमाचल से हूँ, तो वो जो वहाँ का म्यूज़िक है मेरे बिल्कुल रोम रोम में है। तो फिर भी इसको उस लेवल पे कि इसको कमर्शियली भी लोग सुने और वहाँ की जो उसका फोक है, जो उसका म्यूज़िक है, जो उसकी आत्मा है वो भी रहे, उन सबको मिक्स करके हमने थोड़ा इसको मेहनत किया। तो मुझे लगता है
सब हमने मिल के 4-6 महीनों में ये काम पूरा किया। सर इसके बाद क्या कर रहे हैं आप, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? इसके बाद एक और इसी बैनर की एक और फिल्म है, उसका म्यूज़िक मैं कर रहा हूँ, और कुछ एल्बम्स हैं जो अभी एक गाना मेरा सिंगल रिलीज़ हुआ है, रंगीन मिजाज करके, उसका वीडियो अभी रिलीज़ हुआ है। तो कुछ और फिल्में और कुछ और गानों पे वर्क चल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो इस फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, मेरे कैरेक्टर पे अभी काम चल रहा है। मुझे जिस तरह से बताया गया कि वो वहीं का लोकल आदमी है, पहाड़ का, लेकिन ये इत्तेफाक कह लो कि इस तरह के 2-3 रोल मैंने किए हैं। एक पहाड़ वाला किरदार कृष्ण में था, अभी एक बद्री एक फिल्म उसमें किया, ये तीसरा रोल है। तो मज़ा तो आ रहा है क्योंकि हर किरदार की पृष्ठभूमि अलग होती है, उसका बैकग्राउंड अलग है, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है। और दूसरा, फिल्म की जो मेन जो कॉन्सेप्ट है, ये कारण जो है कि लड़कियों की संख्या में कमी हो रही है, और ये पहाड़ों में हो रही है क्योंकि हिमाचल का ये बेस्ड ये कहानी है, लेकिन उत्तराखंड में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बाहर के, हमारे ही देश के लोग, मतलब बाहर के राज्यों के लोग किसी भी तरह से पहाड़ के लोगों को बहला फुसला करके उनको या तो खरीद करके या शादी के लालच दे के उनको ला रहे हैं इधर मैदानी इलाकों में, और बाद में पता नहीं लग रहा है कि वो लड़की वापस फिर कहाँ गई है, उसकी शादी हुई तो कहाँ हुई। तो वो एक बड़ा गैंग या गिरोह इस तरह का चल रहा है, जो कि बड़े स्ट्रांगली मुझे इस बात की खबर है क्योंकि वहाँ के जो एसडीएम साहब उन्होंने मुझे खबर बताई और उन्होंने ही इस केस को पकड़ा भी था ऐसे। तो अच्छी बात है कि इस तरह के विषयों पर फिल्म बन रही है। सर आप ऐसे किरदार पहले भी कर चुके हैं, और आपको अगर बाद में जब चरित्र पूरा निर्माण हो जाता है और आपको पता चलता है कि ये सिमिलर था किसी पिछले रोल से, तो आपको आसानी रहेगी या आप कुछ नया अपना ढंग से करना चाहिए? तो नहीं होता है, मतलब वो कॉमेडी में ज़रूर ऐसा होता है। कॉमेडी हम करते हैं तो वो ज़रूर लगभग क्योंकि एक जैसा ही होता है, और इंडस्ट्री इस तरह की है कि आपको उसी तरह से आपको लेती है, और उसमें सबको बड़ा मज़ा आता है कि अरे इनको ले लो इस रोल के लिए, मज़ा आएगा मज़ा आएगा, हर आदमी ऐसे बोलता है। लेकिन इस तरह के जो किरदार होते हैं उसमें वाकई एक एक्टर की परीक्षा होती है, और एक वो उस एक्टर को एक मौका मिलता है कि वो नए किरदार को जी सके, सही से उसके साथ उसको पोर्ट्रे कर सके, उसकी भावनाओं के साथ। सर नया किरदार जीने के साथ साथ एक डर भी होता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कभी आपको महसूस हुआ किसी भी फिल्म के दौरान या इस फिल्म के दौरान? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये डर हमेशा ही रहता है, मुझे लगता है हर एक्टर को होता ही होगा, मुझे भी होता ही है। बाद में जब ताली बजा दो अरे क्या बढ़िया किया आपने, तब थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन डर तो बना ही रहता है। तो कोई प्रिपरेशंस किए हैं आपने कि अगर ऐसा लिखा जाएगा तो ऐसा करूंगा? नहीं, वो प्रिपरेशन कलाकार की एक बड़ी गहन प्रक्रिया होती है, वो हर एक्टर का अपना अपना तरीका फार्मूला हो सकता है, लेकिन हम जैसे चरित्र चित्रण जब करते हैं ना किसी कैरेक्टर के बारे में कि ये गोपाल माना एक कैरेक्टर है, तो गोपाल है कहाँ का, किस घर का जन्म है, इसका भाई कौन है कि नहीं है, या मामा के यहाँ पला है या क्या पड़ा, वो हर एक्टर के ऊपर को पूरी छूट होती है कि वो उस किरदार को कितनी गहराई से ले, या वो किरदार कितने तक पड़ा है। क्योंकि हमने अगर इस बारे में सोचा है कि हाँ ये एमए किया है या इसने 12वीं की है, तो उस किरदार का भी एक संवाद, सेम संवाद कोई है तो वो बोलते वक्त उसके पता लगना चाहिए। सर जब आप अपनी पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि मुझे ऐसे इसका किरदार को करना है, और बाद में डायरेक्टर इंटरप्ट करता है कि नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ, तो हम डायरेक्टर को बोलते हैं हमने ऐसा सोचा, फिर वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं वैसा करो, तो फिर हम वैसा कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्टर ही मेन होता है, क्योंकि वो पूरी फिल्म बना रहा होता है, हम अपना किरदार बना रहे होते हैं। और कई बार डायरेक्टर की कल्पनाओं से ज़्यादा अच्छा हम कर लेते हैं, क्योंकि वो पूरी फिल्म पे ध्यान दे रहा है, हम सिर्फ अपने रोल पे ध्यान दे रहे हैं। इसका फ़ायदा भी होता है, क्योंकि हम अकेले ही हैं जो अपने रोल पे काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टर को लगता है वाह ये तो उनको भी अच्छा लगता है कि अच्छा एक्टर अगर आपके पास है तो आपको आसानी हो जाती है, दोनों तरह के। तो सर जितने भी एक्टर्स हैं सब अपने रोल पे ध्यान दें, अपना अपना काम अच्छा करें, तो ऑटोमेटिकली फिल्म अच्छी बनेगी? तो नहीं, फिल्म की अपनी कुंडली होती है, हर एक्टर कौन किस शिद्दत से करता है वो एक्टर जाने, लेकिन हर फिल्म की कहानी होती है, हर फिल्म की किस्मत होती है। जी।
अच्छे एक्टर होने के बाद भी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। वो मायने रखता है कि कब फिल्म की शुरुआत हुई, कब मुहूर्त हुआ, कब रिलीज हुई। रिलीजिंग बहुत बड़ा आज दुकानदारी हो गई है। सिनेमा को आप या मैं या दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी उसको सिनेमा के दर्द या उसका कहानी या उसका विषय वस्तु जो है वो तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन उसको प्रस्तुत किस तरह से किया गया या पब्लिसिटी उसकी किस तरह से की गई है वो भी मायने रखता। कई बार एक बेकार पिक्चर को इतना ज़्यादा हैमर किया जाता है आपके दिमाग में, तो आपको लगता है पता नहीं पिक्चर तो बेकार है लेकिन देख लेते हैं यार, पब्लिसिटी तो बहुत हो रही है। तो वो भी एक फैक्टर काम करता है। इसमें किसी का गुण दोष की बात नहीं है, जैसा समय चलना चाहिए उस हिसाब से। सर आने वाले किन किन प्रोजेक्ट्स में आपको देख पाएंगे? मेरी आने वाली फिल्में इस वक्त 15-16 फिल्में हैं 2016 में। अभी एक डायरेक्ट इश्क आ रही है फरवरी में, एक फ्लेम आ रही है, उसको 8-10 अवार्ड मिल चुके हैं, और एक लखनऊ इश्क आ रही है, एक सुनामी इश्क आ रही है, एक वाहताज आ रही है, लॉलीपॉप आ रही है, और भी बहुत सारे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा। ऐसी कुछ ध्यान नहीं आ रहा। मतलब कुछ कुल मिलाकर ये है कि एज एन एक्टर थोड़ा एक्साइटमेंट इसलिए बना हुआ है कि इन 15-16 फिल्मों में एक भी फिल्म चल जाएगी तो एज एन एक्टर मुझे थोड़ा अलग तरह का काम करने का मौका मिलेगा कॉमेडी से हटकर, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादातर फिल्मों में एज ए विलन भी काम किया है। जी जी जी। तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्टर कितनी भी फिल्में कर ले उसको अपने अलग तरह के रोल का इंतजार हमेशा रहता है सर। तो ये ज़्यादा एक सर ये एक ऐसी भूख है जिसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब आप 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, फिर भी आप अलग रोल के लिए। सोचता था मुंबई में कुछ समय रुकूंगा और फिर चला जाऊंगा, और आज तक नहीं जा पाया। तो मुझे लगता है ये ऐसा गुण है कि आदमी एक बार इस स्वाद में चल जाता है। हो सकता है कभी स्वभाव में ही ऐसा परिवर्तन आ जाए कि छोड़ छाड़ के चले जाएं, वो अलग बात है, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। जी जी जी। चलिए सर, हम विश करते हैं कि जितनी भी फिल्में आपकी सभी माइलस्टोन साबित हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रोलिंग जी कुछ बताएं इस गाने के बारे में, कैसे लिखा, क्या मूड था, और किस गाने के बारे में बताऊं? पूरी पिक्चर के बारे में मैं बताता हूँ। ये बहुत, हाँ कैमरा लुक लीजिए। तो ये बेसिकली एक हिमाचल की फोक लेयर है, एक प्रेम कथा जिसे कहते हैं हम, उस तरह की एक कहानी है। और इस कहानी को उसी तरीके से पवन शर्मा जो डायरेक्टर हैं उसी तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, और अनिल जी ने प्रोड्यूस की है ये पिक्चर। और जिस तरह की सिचुएशन होती है उस एक प्रेम कहानी में, एक मोहब्बत की भी कुछ गाने होते हैं, कुछ एक संजीदा किस्म के सॉन्ग भी होते हैं। तो वो सब इस पिक्चर में, भरीना जिसका नाम है उसमें है, और जो लौला दूसरी है उसमें भी उसी तरीके के गाने हैं। सर जब आप गाना लिखते होते हैं तो उस फिल्म की सिचुएशन के अलावा आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी से भी कुछ एक्सपीरियंसेस याद करके उसको भी शब्दों में ढालते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। पर्सनल ज़िंदगी से भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप कई बार आपको याद आ जाते हैं, और आपकी पर्सनल ज़िंदगी में ना हो तो दोस्तों की पर्सनल ज़िंदगी में से याद कर लेते हैं कुछ ना कुछ, या कहीं आस पड़ोस में से याद कर लेते हैं। तो कुछ बहुत कुछ होता है। एक राइटर, जब बेसिकली राइटर जो होता है वो एक ऑब्जर्वर होता है लाइफ का, वो ज़िंदगी को थोड़ा सा गौर से ज़्यादा देखता है बनिस्बत दूसरे लोगों के, और गौर से ज़िंदगी देखते हुए बहुत सारी चीज़ें उसे समझ में आती हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो खुद, जिसे कहते हैं, खुद नतीजे पे पहुंचता है एक जमा घटाव के बाद। तो कुछ ज़िंदगी से जो देखी है उसमें से, और कुछ जो भोगी है उसमें से, और कुछ जो दोस्तों के साथ या अपने चाहने वालों के साथ जो हुआ, बीता, सुना, उसमें से लिया जाता है लिखते हुए। जी, क्योंकि सर ये फिल्में एकदम काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि सारी सिचुएशन आपकी वास्तविक ज़िंदगी से और फिल्मों की ज़िंदगी से मिलती हो। कोई एक सिचुएशन आपने ऐसी फेस की हो जो आपने ना ही अपने दोस्तों की ज़िंदगी में देखी हो, ना ही अपनी ही ज़िंदगी में देखी हो, और उसके बारे में आपको फिल्म में उससे संबंधित आपको लिरिक्स देने हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं सर? नहीं, उस फिर इतिहास होता है। मतलब इतिहास में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसे क्लासिक्स जिसे कहते हैं, एक
लिखे जा चुके हैं, बहुत सारे ऐसी पोइट्री, बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स जिसमें ज़िंदगी की तकरीबन हर सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ बयान ज़रूर होता है। जैसे रिसेंटली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मेरी एक पिक्चर अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई थी, तमाशा, जिसके गाने काफ़ी लोगों ने पसंद भी किए। उसमें एक गाना था चली कहानी। अब चली कहानी गाना कि इस तरह की सिचुएशन थी जो आप किसी की ज़िंदगी में नहीं हो सकती, तो वो ऑब्वियसली फिर वहाँ से इतिहास से आप लेते हैं, कुछ कुछ फोक लोर से लेते हैं, कुछ दंत कथाएँ जो होती हैं वहाँ से लेते हैं। तो उस तरह से आप फिल्म में सिचुएशन के हिसाब से, भले वो रोमांटिक सिचुएशन हो, भले वो संजीदा सिचुएशन हो या खुशी की सिचुएशन हो, आप अपने आप को या अपने लफ्ज़ों को ढालते हैं। जी जी सर, कोई सैड सॉन्ग है और आपका मूड अच्छा है, यू आर फीलिंग गुड, तो सर उसको सैड सॉन्ग को लिखते हुए फिर आपको मूड अपना बनाना पड़ता है या फिर आप एक पर्टिकुलर टाइम का वेट करते हैं कि उस टाइम मैं दुखी होऊंगा और उस टाइम लिखूंगा ये गाना? देखिए, दुखी होने के लिए कोई इंतज़ार नहीं करता, खुश होने के लिए सब लोग इंतज़ार करते हैं। और ऐसा नहीं होता है, जब आप काम करने बैठते हैं वो काम है आपका। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका बाजू दुखता हो तो आप माइक नहीं पकड़ेंगे, माइक तो पकड़ना ही पड़ेगा, वो आपका काम है। कैमरा तो पकड़ना ही पड़ेगा, वो आपका काम है। तो ऐसे ही हम भी अपना मतलब अगर सैड सॉन्ग लिखते हैं तो सैड मूड का इंतज़ार करें, तो हमारा तो सैड मूड कभी होता ही नहीं, सच पूछो तो। मतलब आदमी जो राइटर होता है वो तो 4 चीज़ें इधर की पढ़ लेता है, उधर की पढ़ लेता है, अपने ख्यालों में रहता है। वो उस तरह से मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप को रोमांटिक गाना लिखना है तो आपको मोहल्ले में जाके रोमांस ही करना है, आपको किसी की मैयत पे गाना लिखना है तो आपको किसी को मारना ही है। तो ऐसा तो नहीं होता है ज़िंदगी में कि अगर सैड सॉन्ग लिखना है तो सैड होना है। हाँ, बनिस्बत ये है कि आपको उस कैरेक्टर की, जो भी कैरेक्टर हो जिसके लिए भी आप गाना लिख रहे हो, उसकी साइकोलॉजी में ज़रूर जाना पड़ता है, उस कैरेक्टर की स्किन में ज़रूर जाना पड़ता है। और जब आप उस कैरेक्टर को समझ लेते हैं, उसकी स्किन में चले जाते हैं, तो आपको अपने आप लफ्ज़ भी आपके सामने आने लगते हैं। जी सर, जब तक बात कर रहे हैं मरीना फिल्म के बारे में, कितने सारे मूड्स हैं और क्या 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 ख्यालात रहे और बेस्ट आपकी पोइट्री किस गाने में झलक के आई है आपका पर्सनल? देखिए, अब आप सिर्फ इस पिक्चर में ही नहीं, अगर आप मेरी जितने भी मैंने काम किया उसमें से भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा बेस्ट क्या है, तो मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो गाना सुपरहिट हो या ना हो, लेकिन मेहनत लिखने वाला भी, बनाने वाला भी, गाने वाला भी उतनी ही करता है। और हर एक डायरेक्टर म्यूज़िक डायरेक्टर अपने हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो इसमें भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक फोकलोर पे है, फोकलोर में बहुत सारी सिचुएशन ज़िंदगी की होती हैं, तो आपको ज़िंदगी की कई सारी सिचुएशन इस मरीना पिक्चर में भी देखने को मिलेंगी और लौला में भी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।